गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को। उसमें हमने एटम का इंट्रोडक्शन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटॉप्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स ये है कि एटम जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में। तो स्ट्रक्चर जो है एटम की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स रिप्रेजेंट किए। उन मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ट्राई करेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसमें कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे पोजिशनेट होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। इन सभी को हम वन बाय वन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो हम डिस्कस करेंगे कुछ अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम्स को। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक जो हमारा है वो क्या है आपका, अर्लियर मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो मॉडल प्रपोज किया गया था वो किया था थॉमसन ने। ठीक है, जिसे हमने कहा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल में ये प्रपोज किया गया था बाय जे थॉमसन। इट वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने ये मॉडल प्रपोज किया था बेसिकली एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की हो सकती है। ठीक है, तो एटम की स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन किया गया था बाय जे थॉमसन, वो कुछ इस तरह से था। इन्होंने कहा कि एटम जो है वो आपका स्फेरिकल शेप है, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने एक्सप्लेन किया एटम के बारे में वो ये बोला, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही कि जो आपकी एटम की स्ट्रक्चर होगी वो एटम आपका कैसा होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो उन्होंने कहा एटम के लिए वो कहा एन नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड in it, which is no need to uniform। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा कि जो आपका एटम होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इसमें जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो आपकी क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम्बेडेड है। बट ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आपकी यूनिफॉर्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो बेसिकली दो पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। नंबर वन इज दैट कि एटम स्फेरिकल शेप होगा, जिसमें आपके पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो आपकी यूनिफॉर्मली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और इसी में आपका जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या होंगे, इसके अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन वो यूनिफॉर्म हो ये आपका जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कि कोई भी स्पीसीज या कोई भी चार्ज जो है वो आपका इसमें कंप्लीटली क्या हो जाए, थ्रू आउट यूनिफॉर्म, यानी एक तरह से वेल प्रोपोर्शन में आपका फिक्स रहे यहाँ पर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा एक तरह से। एक स्टेटमेंट और इसका यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो ये कि यहाँ पे आपके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज
in atom there is equal number of electron with number of with positive charge is present। एक और स्टेटमेंट जो हमें जे थॉमसन प्रॉब्लम में देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या होंगे, इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतना ही अमाउंट आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट्स हमें जे थॉमसन मॉडल में देखने होते हैं। नंबर 1 इज दैट कि आपका जो एटम है वो आपका कैसा है, स्फेरिकल शेप, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, बट वो आपका यूनिफॉर्म हो ये आपका नेसेसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो अबाउट टू कैसे है, इक्वल है। इसका मतलब ये एटम आपका कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स which is included by Thomson to describe the structure of an atom। किसी एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी इसे डिस्क्राइब किया था with the help of these 3 points by J. Thomson, that's why it is known as J. Thomson model। ठीक है, बट बच्चों इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स रह गई हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। डन, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास में जे थॉमसन ने 3 पॉइंट्स डिस्कवर किए, बताया आपको। एटम जो है वो आपका स्फेरिकल शेप है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड नेगेटिव चार्ज इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ड्रॉबैक से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं उसके बारे में। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, जो हमारे पास में थॉमसन मॉडल है इसे क्या बोला गया है, प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों बोला गया है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाई थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, बिकॉज प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो आपका लिया गया है केक से। यानी जो हमारे पास केक होता है उसमें जो आपका क्रीमी पार्ट होता है, क्या होता है, क्रीमी पार्ट, जो पूरे केक में आपका यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्रीमी पार्ट जो है आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उस केक में जो हमारे पास में चेरीज होती हैं, ठीक है, या ड्राई नट्स होती हैं, उन्हें हमने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज। क्या बोला, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या समझे, जिस तरह से आपके पास में एटम की स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम उसी तरह से केक में, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, केक की, कि केक में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसे माना गया है क्रीमी पार्ट को। जो क्रीमी पार्ट है वो आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यहाँ पर आपके पास में जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा, आपके पास ड्राई फ्रूट्स या उसके अंदर जो चेरीज डाली गई हैं वो आपकी कंसिडर की गई है एज एन इलेक्ट्रॉन, जो किसी एटम में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दैट्स वाई इसको हमने बोला प्लम पुडिंग मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन सबका देखा हुआ है, कैसा होता है आपका, बाहर से आपका ग्रीनिश पार्ट होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, जैसे इसको यहां से क्लीव करते हैं तो इसका जो इनर पार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका इनर पार्ट जो है इसका वो आपको दिखेगा रेडिश कलर का, रेडिश कलर। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो स्ट्रक्चर है इसकी वाटरमेलन की वो लगभग कैसे स्फेरिकल शेप है, तो ये तो मान लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किसका है, एटम का। इसके अंदर जो आपका रेडिश पार्ट है यह पूरा पार्ट में आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेडिश पार्ट को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह से थॉमसन ने कहा कि पूरे एटम में आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही वाटरमेलन में आपका रेडिश पार्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर जो आपके सीड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं,
सीड्स, इन सीड्स को अपन ने क्या कंसिडर कर लिया है, नेगेटिव चार्ज, जो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो हम इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं प्लम पुडिंग यानी केक से, या फिर कंसिडर कर इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, वाटरमेलन से। दैट्स वाई इसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहेंगे, साथ में इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहेंगे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जे थॉमसन मॉडल जो आपके पास है उसे हम टू नेम से बोलेंगे। वन ऑफ देम इज प्लम पुडिंग मॉडल एंड अनदर वन इज वाटरमेलन मॉडल, बिकॉज इन दोनों से हम इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं इजीली। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जे थॉमसन मॉडल। बट इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स आपके पास रह गई हैं वो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। यहां से आपके पास क्वेश्चन यही बन जाता है कि इसे वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहेंगे, बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर को हम उनके साथ में इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो कंपेरिजन क्या है मैंने आपको बता दिया है। बात जब करते हैं ड्रॉबैक्स की, ठीक है, तो नंबर वन इज इट वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम बात करें थॉमसन मॉडल की, तो थॉमसन मॉडल जो है वो आपका एक्सप्लेन नहीं करता है, इट वाज फेल टू एक्सप्लेन कि कैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव आयंस को होल्ड करेंगे। ठीक है, दैट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल। इट मीन सीधे सीधे हम कहें तो क्या कहेंगे, इट वॉज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक तरह से हम क्या कहेंगे कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में टोटली फेल्ड हुआ है। ठीक है, यानी हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो पूरा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये किस तरह से नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसने ये जरूर कहा है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे जिससे आपका एटम न्यूट्रल होगा, लेकिन एटम कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जे थॉमसन मॉडल। नंबर टू हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, द entire mass of an atom is distributed। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक है बच्चों। ड्रॉबैक क्या, समझिए इस बात को ध्यान से, कि थॉमसन मॉडल ने आपको क्या कहा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आपका पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगेन कहा कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि किसी भी एटम का मास होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज से क्या बोला कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब कि इसका जो एंटायर मास है वो कैसा है, इस एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये किसने कहा, थॉमसन मॉडल ने। बट लेटर ऑन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद कि हमने लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं किसको, रदरफोर्ड मॉडल को। और रदरफोर्ड मॉडल जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि वहां पर आपका जो किसी भी एटम का मास होता है वो ओनली कंसंट्रेटेड होता है एट द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, कि जो आपका एटम है उसके सेंटर पार्ट में क्या होता है, आपका पूरा होल एंटायर मास कंसंट्रेटेड होता है। ये चीज हमें कौन एक्सप्लेन करने वाला है, रदरफोर्ड मॉडल। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसने जो हमें एक्सप्लेन किया है कि पूरा मास, एंटायर मास किसी एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपका रॉन्ग है। तो दिस इज इंक्लूड इन दी ड्रॉबैक्स ऑफ द जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 ड्रॉबैक्स हमने देख लिया है। वो क्या क्या है पता लग गया आपको कि पहला ये कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह से नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है। ठीक है, इट मीन्स ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अनदर वन इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल किसी एटम का एंटायर मास जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऐसा नहीं होता है। ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल की हेल्प से कि एटम का एंटायर मास जो है, मोस्ट ऑफ द मास जो है वो आपका कंसंट्रेट होता है केवल सेंटर पोजीशन पे। ठीक है, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लेटर ऑन
यानी अभी डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मॉडल को, जो आपका रदरफोर्ड मॉडल। ओके, चलिए फटाफट से बच्चों इसका क्विक रिवीजन कर लीजिएगा कि व्हाट इज थॉमसन मॉडल, इसके मेजर पॉइंट्स क्या थे, और हम इसे और किस नेम से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एज वेल इसके ड्रॉबैक्स आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकता है। एक्सप्लेन द थॉमसन मॉडल, व्हाई थॉमसन मॉडल इज कंसिडर्ड एज वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। अनदर क्वेश्चन जो आपके पास बन सकता है, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास में क्या हुआ कि जब हम एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमारे पास सबसे पहला मॉडल कौन सा आया, थॉमसन, जिसने हमें एटम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। बट उन इंफॉर्मेशंस में बहुत सारी क्या रह गई बच्चों, ड्रॉबैक्स रह गई हैं। तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं जिन्होंने अपना एक मॉडल प्रपोज किया है एटम पर, और वो साइंटिस्ट कौन थे आपके, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट रहा आपका रदरफोर्ड मॉडल। इसमें क्या किया गया, इसमें एक अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट किया गया था, किसके ऊपर बच्चों, गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको हम देख लेते हैं फटाफट से कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे क्या, लेड सोर्स। ये हमारे पास यहां पे रहेगा लेड सोर्स, जहां से हम बम्बारमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स का, इसका अल्फा पार्टिकल्स। ये वो सोर्स आपका लेड सोर्स, जहां से हम अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ये बम्बारमेंट किसके ऊपर, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल पे। किस पे कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल, जो कैसी है आपकी, जो है आपकी थिन शीट, ठीक है। बट अब यहां से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था या अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट किया है, उसके लिए इन्होंने केवल गोल्ड फॉइल को ही क्यों चूज किया। तो पहला क्वेश्चन यहां से अराइज हो गया कि व्हाई गोल्ड फॉइल इज ओनली टेकन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि गोल्ड फॉइल को इसलिए चूज किया गया बिकॉज इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक सबसे थिनेस्ट लेयर की मेटल की रिक्वायरमेंट थी। समझे मेरी बात को, ठीक है ना। रदरफोर्ड जो इन्होंने मॉडल प्रपोज किया, मॉडल बाद में प्रपोज हुआ, पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट किया, किस पे, गोल्ड फॉइल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या हुआ कि व्हाई इज ओनली गोल्ड फॉइल, कि यहाँ पे सिलेक्शन जो मेटल का हुआ गोल्ड फॉइल का क्यों हुआ, बिकॉज इन्हें रिक्वायरमेंट किसकी थी, एक थिन शीट की, किसकी, थिन शीट ऑफ मेटल की। और हम ये 9th 10th क्लास में आराम से पढ़ चुके हैं कि जो आपकी गोल्ड होती है वो आपकी एक बहुत अच्छी मैलेबल मेटल है। क्या है, गोल्ड जो है वो आपकी मैलेबल मेटल होती है। मैलेबल का मतलब होता है जिसे आप इजीली एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई गोल्ड को हमने क्या लिया, यहाँ पे सिलेक्शन गोल्ड का किया है अपन ने, ठीक है ना, जिसको हम इजीली एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एज वेल इसमें पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी होती है, तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने एक्सपेरिमेंट में एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है। क्या ली है, फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो जिंक सल्फाइड से कोटेड है, ठीक है। जिंक सल्फाइड से बनी हुई हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट का सिलेक्शन किया है। यहाँ पे लेड सोर्स से हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल पर। यहाँ पे आपके स्लिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्लिट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपका बम्बारमेंट जो है अल्फा पार्टिकल्स का वो ओनली किस पे हो, गोल्ड फॉइल पर हो। तो ये दोनों यहाँ पे अभी क्या लगी हुई है, स्लिट्स। ओके, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि लेड सोर्स से अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल पे। तो जैसे गोल्ड फॉइल पे इनका स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने क्या देखा, ठीक है, एक थिन शीट ली, यहाँ पे गोल्ड फॉइल इसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या चूज किया, इन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो आपके इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल जो हैं वो आपको इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट का चूज करने का रीजन क्या रहा यहाँ पे, ताकि हमको जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं अल्फा पार्टिकल के स्ट्राइक करने के, वो यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको मिलते रहे। तो क्या देखा कि जितनी भी अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक किए गए उनमें से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स 99.something% आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल गई। इसका मतलब बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गई हैं, पास आउट हो गई हैं, जाके किस पे स्ट्राइक कर रही हैं, गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। बट सम ऑफ द पार्टिकल्स, ओनली सम ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो आपके एक एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई हैं। क्या हो गई हैं, एक एंगल से डिफ्लेक्शन आ गया उनके अंदर, ठीक है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ओनली, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट हम इसके ऊपर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आए, वो हम आपको बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिना किसी एंगल के डिफ्लेक्शन के सीधे फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको मिली, ठीक है। एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या रही है आपकी, वो रही आपकी एक एंगल से डिफ्लेक्ट होके मूव कर गई, ठीक है। पेनिट्रेट तो किया बट एक एंगल से डिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। और 20,000 पार्टिकल्स में से, देखना ध्यान से, 20,000 पार्टिकल्स में से आपका ओनली 1 पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद 180 डिग्री एंगल से वापस क्या हो गया, रिटर्न बैक, ठीक है, रिटर्न बैक। तो ये टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो इस एक्सपेरिमेंट में देखे गए। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट एंगल आपके क्या हो गए, सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे फोटोग्राफिक प्लेट पे पास आउट हो गए। सम ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो एक एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और 20,000 में से ओनली 1 पार्टिकल जो है वो आपका क्या हुआ, स्ट्राइक करने के बाद 180 डिग्री एंगल से वापस रिटर्न बैक हो गया, ठीक है। तो ये है आपका फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फॉइल पे परफॉर्म किया गया था। मैंने आपको रीजन बता दिया है कि गोल्ड फॉइल पे क्यों परफॉर्म किया गया था और मैंने आपको इसके ऑब्जर्वेशंस बता दिए हैं। जो ऑब्जर्वेशन थे वो मैं आपको राइट डाउन कर देता हूँ फटाफट से, देखिएगा। स्क्रीनशॉट जो आपको लेना है वो ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके ऑब्जर्वेशंस क्या मिले हमें। देखिए, समझिए, मैंने कहा आपसे जिस गोल्ड फॉइल पे ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया उस गोल्ड फॉइल में आपके थाउजेंड्स ऑफ एटम थे। तो किसी एक एटम पे क्या एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन हमें मिले वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका एटम है, ठीक है, स्फेरिकल शेप। क्या देखा हमने, जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया गया तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो इसमें से क्या हो गए, आपके पास आउट हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। समझिए, ये तो कहा हमने कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हुए, आपके पास आउट हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो यहां पे हम नोट करेंगे फटाफट से अपने ऑब्जर्वेशंस जो हमें मिले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। नंबर 1, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass out from gold foil और एटम। मतलब गोल्ड फॉइल में क्या थे, आपके थाउजेंड्स ऑफ एटम्स थे, तो किसी एटम में से इजीली क्या हो रहे हैं, वो पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन।
तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था, लगभग मैं आपको बता दूं 99 पॉइंट समथिंग 9% के आसपास ये पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपके पास आउट हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला हमें। नंबर 2 क्या मिला, नंबर 2 ये मिला कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं आपके, सम ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, स्ट्राइक करने के बाद एक एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्ट्राइक ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, जैसे इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्ट्राइक करने के बाद एक एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स divert from their original path, divert from their original path with an angle after striking on gold foil, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद एक एंगल से क्या हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, डिफ्लेक्ट हो गए हैं। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या रहा कि अमंग 20,000 पार्टिकल्स ओनली 1 पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग रिटर्न बैक एट 180 डिग्री एंगल, ठीक है। क्या मिला हमें, among 20,000 particles, ठीक है, only one particle return back from 180 degree angle after strikes on gold foil। तो ये टोटल हमें 3 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या मिले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आपके पास आउट हो गए हैं, ठीक है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल एक एंगल से डाइवर्ट हुए और 20,000 में से ओनली 1 पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करने के बाद 180 डिग्री एंगल से वापस आ गया, रिटर्न बैक हो गया आपका, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पे रदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या कंक्लूजन आपको दिए वो देखिए फटाफट से। नंबर 1 यहां पे आप लिखेंगे क्या, कंक्लूजन्स। व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 जो हमारे पास आएगा कंक्लूजन, वो देखो क्या है कि जब आपके अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे पास हो रहे हैं, इसका मतलब एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कैसा है बच्चों, एम्प्टी है। क्या बोला इन्होंने, most of the part of atom is empty, because जब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है तभी तो आपके अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के इसको क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास रहेगा वो क्या है आपका कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डाइवर्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक है। क्या रहा कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो स्ट्राइक करने के बाद अपने एंगल से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। इसका रीजन क्या रहा, इसका रीजन ये रहा कि कहीं ना कहीं एटम के सेंटर में आपकी एक ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है जो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसे कंक्लूड किया कि पॉजिटिवली चार्ज है, मैं आपको बताऊं कि जो पार्टिकल आप इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये खुद भी कैसे होते हैं आपके, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2He4, यानी हीलियम के होते हैं पार्टिकल्स आपके, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है, 2He4, यानी 4 इनका एटॉमिक मास है, 2 इनका एटॉमिक नंबर है, हीलियम इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये खुद कैसे हैं आपके, पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब समझिए, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज आपकी रेज जो है, पार्टिकल्स जो हैं वो सेंटर में से, ठीक है, जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो क्या हुआ, यहां से रिपेल होकर के क्या हो रहे हैं, एक एंगल से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो रिपल्शन कब फील करेंगे, इसका मतलब आपके एटम में भी कैसी चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है, आपकी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। क्या समझे,
कि एटम का जो सेंटर पार्ट है वहां पर भी आपका कोई एक डेंस और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज उसके कांटेक्ट में आने पर उससे रिपेल होकर के एक एंगल से डाइवर्ट हो गई है, बिकॉज सेम चार्ज को रिपेल करेगा यहां से। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन क्या मिल जाता है कि सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो सेंटर पार्ट आपका है एटम का वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आपके पास में कि अमंग 20,000 पार्टिकल्स ओनली 1 पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक एट 180 डिग्री एंगल। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। अगर हम किसी चीज को किसी अनदर थिंग पे स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद में वो चीज, जैसे कि एक बॉल हमारे पास में है, उस बॉल को हमने किसी वॉल पे स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के बाद वो बॉल क्या होगी, वापस क्या आएगी, रिटर्न बैक आएगी। रीजन कि उस बॉल की डेंसिटी जो है वो उस वॉल की जो डेंसिटी है वो इस बॉल से क्या है, हाई, तभी तो ये वापस आ गया। अगर बॉल की डेंसिटी वॉल से हाई होती तो वो इसको पास आउट कर जाती। समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन क्या रहा हमारे पास में, थर्ड ये रहा। और हाँ एक और चीज, 20,000 में से केवल एक पार्टिकल वापस आ रहा है ना, इसका मतलब सेंटर में जो भी चीज प्रेजेंट है वो आपकी बहुत स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि आपने तो कितने पार्टिकल पास कर दिए हैं, 19,999 पार्टिकल तो पास कर दिए हैं, उनमें से कुछ क्या हुए हैं, डाइवर्ट हुए हैं, केवल एक पार्टिकल वापस आ रहा है। इसका मतलब कि पूरे एटम में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव डेंस पार्टिकल जो है, जो डेंस आपका है वो आपका बहुत स्मॉल भी है। समझ रहे हो, बिकॉज एक ही पार्टिकल वापस आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम, द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम, ये हमारा थर्ड कंक्लूजन रहेगा किसका, थर्ड ऑब्जर्वेशन का, इज डेंस भी है, ठीक है, स्मॉल भी है एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है। ठीक है, और इसी स्मॉल डेंस और पॉजिटिवली चार्ज को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस। क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या आपका सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो समझे मेरी बात को, इसे हमने प्रोटॉन्स कहा। और आपके न्यूट्रॉन भी यही कंसिस्ट करते हैं, पता है आपको। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस पूरे एटम का जो एंटायर मास है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, वो आपके सेंटर में है। कहां पर है, सेंटर में, सेंटर पार्ट में है। इसका मतलब आपका जो प्रीवियस मॉडल था थॉमसन, जिसने कहा था कि एंटायर मास कहां पर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो रॉन्ग हो गया। ये बिल्कुल सही था, इन्होंने विद एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशंस जिनके हमने 3 यहाँ पे कंक्लूजन्स निकाले हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये भी कहा कि ठीक है, ये आपका सेंटर पार्ट हो गया न्यूक्लियस, जो आपका क्या है, स्मॉल है, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके चारों ओर क्या है, रिवॉल्विंग फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों, रिवॉल्विंग फॉर्म में। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड इसकी। ठीक है, तो दीज आर दी ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये सब चीजें हमें एक्सप्लेन की हैं, ये ऑब्जर्वेशन हमने कैलकुलेट किए, निकाले, कंक्लूड किए ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग, और उसके बेस पे हमने ये कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जिसके बेस पे हमने इसका एटॉमिक मॉडल दे दिया, जिसे बोला गया है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, वो ड्रॉबैक्स हम आपको यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको रिवाइज कीजिए। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और आपसे रदरफोर्ड मॉडल पूछे तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूछे तो आपको गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, हो गया, देखिए बाकी। देखेगा ड्रॉबैक्स। नंबर 1,
समझने की कोशिश कीजिए। रदरफोर्ड ने क्या कहा आपसे कि रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका किसी एटम का वो कैसा है, एम्प्टी है, बट सेंटर पार्ट जो है वो कैसा आपका स्मॉल है, डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बाहर की ओर। एटम न्यूट्रल कैसा रहेगा आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपको पता होगा कि इसके जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा यहां पर, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की ओर जो न्यूक्लियस है उस पर क्या है आपका चार्ज पॉजिटिव है, तो उसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो बाहर की ओर क्या लगता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, जो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए बना होता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी, देखो जब आप इसके बाद में एक और मॉडल डिस्कस करेंगे अपन, बोहर मॉडल, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसमें ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो केवल ऑर्बिट पे मूव करता है। ठीक है, और कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव करता है, जो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो इसका स्टेटमेंट था कि आपका इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो अंदर की ओर किससे अट्रैक्ट होगा, आपका न्यूक्लियस से। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करते करते स्पाइरली मूव करेगा, और स्पाइरली मूव करते करते आपका इसके न्यूक्लियस में जाकर क्या हो जाएगा, ये जंप कर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जंप इनटू न्यूक्लियस, और ऐसा हुआ तो एटम जो है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जबकि एटम कैसा होता है, स्टेबल, वो कभी कोलैप्स नहीं होता है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसने क्या कहा, सुनो वापस से, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये स्पाइरली मूव करते करते आपका न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे जंप करेगा तो यहाँ पे एटम जो है वहां पर कोलैप्स हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नंबर टू ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आपके रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। ठीक है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन जब आपके रिवॉल्व करते हैं दे शुड रिलीज एनर्जी। ठीक है, हमें पता है कोई भी बॉडी जब आपकी मूव करती है तो एनर्जी रिलीज करेगी। तो ऐसे ही जब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रिलीज करने चाहिए, एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इट वॉज नॉट एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिवॉल्वेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पे जो एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसका कोई भी डेटा इसको नहीं बताया अपन को। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुआ, कैसे हुआ, तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है। जबकि हम लेटर ऑन जो बोहर मॉडल डिस्कस करेंगे तो वहां पे बोहर मॉडल ने इस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व होते टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, नंबर 3 आप कह सकते हैं, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, एक और ड्रॉबैक आप दे सकते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। इट वॉजंट एबल टू एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं आपके। ठीक है, जो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व स्पाइरल मूव करते करते, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा न्यूक्लियस से, तो रिवॉल्व करते करते स्पाइरली मूव करते जंप कर सकता है, तो एटम कोलैप्स हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका ड्रॉबैक हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड तो शुड बी रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का कोई डेटा इसने एक्सप्लेन नहीं किया। दैट इज ऑल्सो अनदर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। And the third one is it was not explain the arrangement of electrons around the nucleus. This is the third drawback of Rutherford model. So in this model also many of drawbacks. ठीक है, बट एक चीज बिल्कुल सही थी, वो क्या थी कि आपका एटम जो होता है उसका सेंटर पार्ट जो है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, स्मॉल एंड डेंस, जो कि न्यूक्लियस है आपका
वो इसने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो अब हम लेटर ऑन न्यू जो हमारा लेक्चर होगा थर्ड, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके और अपडेटेड मॉडल जो हमारे पास में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो आपका बोहर मॉडल, उसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे थर्ड वीडियो में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।